हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम फिज़िक्स में शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात कर रहे थे और आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा सोलेनॉइड। तो पहले तो आपको सोलेनॉइड क्या है वो पता होना चाहिए। जो हमने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा था सोलेनॉइड की एप्लीकेशन, वही यहाँ पर होगी। सोलेनॉइड को क्या किया जाता है? तो सोलेनॉइड को किसी एक नॉन कंडक्टिंग इंस्ट्रूमेंट पर राउंड शेप में उसे डाल दिया जाता है, लाइक दैट। समझ लो कि ये सोलेनॉइड है, ये सिलिंड्रिकल है और ये नॉन कंडक्टिंग है। किसी भी वायर को ऐसे इस पर ऐसे क्या किया जाता है, घुमाया बिठाया जाता है इस पर इस तरीके से, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा है और बाहर से इसे बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। रेडी? और करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, सभी में से आई जितना करंट फ्लो हो रहा है। डन। तो इसे बोलते हैं पूरा सोलेनॉइड। ये क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग, यानी कि इस नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पर जितने जो वायर्स है वो हमने यहाँ पर ऐसे राउंड शेप में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक वायर आप एक के दूसरे के साथ नज़दीक अच्छी तरीके से बिठाओगे, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लाइक दैट। इस तरीके से हो जाती है ये पूरी। रेडी? इस तरीके से होता है। अगर हमें बीच में से नॉन कंडक्टिंग निकाल दे तो ये हेलिकल स्प्रिंग हो गई। ये किस तरीके से हो गई? हेलिकल स्प्रिंग। इस तरीके से सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड यहाँ पर जितना सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। सोलेनॉइड के अंदर ये जो वायर है वो इंसुलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलेटेड होने से कोई बाय मिस्टेक अगर कोई एक वायर दूसरे के साथ टच हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वायर शुड बी इंसुलेटेड। देन व्हेन सोलेनॉइड सस्पेंड फ्रीली, अगर ये सोलेनॉइड है बराबर, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर व्हेन सोलेनॉइड सस्पेंड freely it once in north to south pole, north to south direction only if current is on, only if current is on। अगर यहाँ पर जो सोलेनॉइड है उसको करंट फ्लो होते हुए मैंने लटका दिया ऊपर, तो जब भी सोलेनॉइड के आप इस तरीके से करोगे तब सोलेनॉइड है वो फ्रीली वर्क करेगा। कैसे करेगा? नॉर्थ टू साउथ पोल डायरेक्शन में वो कैसा हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। जब आप किसी सोलेनॉइड के ऊपर लटकाओगे विदाउट नॉन कंडक्टिंग सपोर्ट, देन our solenoid stay at north to south direction, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में स्टे हो जाएगा। वो आपको पता है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ अर्थ के अंदर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। पर इसीलिए उसका भी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड behave like a magnet, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। वो किस तरह से बिहेव करता है? लाइक अ मैग्नेट की तरह। जब मैग्नेट जैसे वर्क करता है ऐसे ही ये बिहेव करता है। ऑन चार्जिंग पोलैरिटी बैटरी, ऑन चार्जिंग polarity
of battery. Solenoid rotates 180 degree it free on charging polarity is battery. If we change our charging polarity, यानी कि चार्जिंग पोलैरिटी है वो अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दिया और उसे लटकाया हुआ है ऊपर, सोलेनोइड को हमने ऊपर लटकाया हुआ है, तब वो कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। रेडी। पर अगर चार्जिंग के अंदर जो हमने बैटरी है उसको हमारा पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ, of changing polarity of battery, then solenoid rotates 180 डिग्री it free। यानी कि जब भी हम यहाँ पर करंट उल्टा कर देंगे तब उसके अंदर जो भी सोलेनोइड है वो क्या करेगा, 180 डिग्री घूम जाएगा। रेडी। और जितना भी करंट यहाँ पर वायर्स है, एन टाइम्स हमने क्या किया है, वायर्स को एक दूसरे के साथ यहाँ पर अच्छी तरीके से एक दूसरे पर हमने स्पेन किया हुआ है, यानी कि एक दूसरे पर ये वायर है अच्छी तरीके से इस नॉन कंडक्टिंग पर बिछाया है, ये नॉन कंडक्टिंग पर ऊपर बिछाया है। यानी जितने टर्न्स ऑफ एन जितने नंबर्स ऑफ वायर, यानी एन का मतलब क्या होता है ये आपको याद रखना है। इसकी लेंथ है हमने एल ले ली है। रेडी। और इसके ऊपर जितने भी नंबर्स ऑफ वायर हमने यहाँ पर उसके ऊपर स्पेन किया गया हुआ है, यानी एन टर्न्स इन सोलेनोइड, टोटल एन टर्न्स इन सोलेनोइड, एन टर्न्स इन सोलेनोइड, यानी स्मॉल एन यानी कैपिटल एन बाई एल। और ये स्मॉल एन क्या है, ये स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये एन यानी नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और कैपिटल स्मॉल एन यानी एन नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन यानी कि टर्न्स इन सोलेनोइड, यानी कितना टर्न्स है सोलेनोइड में, कितने टर्न्स है उससे कैपिटल एन, स्मॉल यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और एल यानी सोलेनोइड की जो भी लेंथ है उसे एल कहा जाएगा। रेडी। आई बात समझ में। इसको भी एक और तरीके से मैंने आपको बताया था कि सोलेनोइड है, सोलेनोइड हमने पहले भी समझा था, फिर भी यहाँ पर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सोलेनोइड को देखो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, समझ लो कि इस सोलेनोइड को यहाँ पर जो सोलेनोइड है उसको मैंने बीच में से काट लिया। आप इस तरीके से होता है सोलेनोइड, इस तरीके से। रेडी। इस सोलेनोइड को मैंने ऊपर से बीच में से, एग्जैक्ट बीच में से काट लिया। क्या कर लिया, काट लिया। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। मैं 2D फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैंने बीच में से काट लिया तो ऊपर देखो यहाँ पर रेडी, ऐसे हो काट लिया तो ऊपर कैसे हो जाएगा, ऊपर करंट कहाँ जा रहा था, बाहर आ रहेगा, इस तरह से होगा ना। ऐसे सोलेनोइड घुमा था यानी करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, इसलिए डॉट किया। यहाँ पर कैसे जा रहा है, अंदर जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस किया है। यहाँ से फिर से करंट बाहर आ रहा है, इसके अंदर जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, ऐसे 3 आपको समझना है। रेडी। इस तरीके से हो रहा है। रेडी, कंप्लीट। तो आपको ऐसे ही समझ में। अब आपको क्या करना है कि आपको थंब रखना है, राइट हैंड, इसकी डायरेक्शन हम डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या डायरेक्शन थंब हमें कहाँ रखना है, तो मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आ रही है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है तो हमारा थंब है, राइट हैंड है, तो थंब मैंने रखा बाहर की तरफ, यानी आपकी कैमरे की तरफ। रेडी। यह बाहर आ रहा है तो मैंने ये थंब, राइट हैंड का थंब क्या नहीं रखा, बाहर की तरफ। तो ऐसे बाहर आ रहा है। रेडी। तो यहाँ बाहर रखा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, ऐसे कर्ल कैसे होगी, फिंगर अंदर की तरफ। रेडी। कर्ल कैसे होगी, फिंगर अंदर की तरफ। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इसका भी ऐसे ही होगा, इसका भी ऐसे ही होगा। रेडी। ये सभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ फिगर अंदर बाहर की तरफ कर्ल कर रहा है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मेरा थंब है
और मेरी फिंगर किस तरफ कर्ल कर रही है वो मैंने आपको बताया। तो सेम डायरेक्शन उल्टी होगी। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, थंब वो है अंदर की तरफ, यहाँ पर क्या जा रहा है, करंट यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ थंब कहाँ रखना पड़ेगा, अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ रखोगे तो राइट हैंड आपका उल्टा हो जाएगा, यानी फिंगर कर्ल होगी अब इस तरफ से, फिंगर कर्ल होगी अब इस तरफ से। रेडी। तो यहाँ पर इस तरह से कर्ल होगी फिंगर, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इस तरह से फिंगर कर्ल होगी। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। अब देखो, रेडी। तो अब इसकी फिगर ऐसे, यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हो। और बीच में, अगर आप बीच में जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसी दिखाई देगी, इस तरह से। एग्जैक्ट बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है। कैसी होती है, पैरेलल। रेडी। ये मैग्नेट की पूरी डिस्कशन थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। रेडी। ये मैग्नेट की पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब तो मैग्नेट के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, अब मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है अकॉर्डिंग टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड inside this solenoid। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के कारण। अब जो ऑन दिस एक्सिस, ये जो टॉपिक है वो आपकी एनसीईआरटी में यानी कि टेक्स्ट बुक में दिया नहीं गया हुआ है, फिर भी मुझे मालूम नहीं है। पर ये जो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड निकाल रहा हूँ, ये मैं एम्पियर्स लॉ के हिसाब से नहीं निकाल रहा हूँ। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है एम्पियर्स लॉ, तो इसके जो बाद का टॉपिक है वो इस तरीके से इस पर ही सॉल्व होगा। पर ये जो सॉल्व करवा रहा हूँ वो हमारे क्वेश्चन में आता है, JEE और नीट के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, इसलिए करवा रहा हूँ। रेडी। देखो, मैंने यहाँ पर एक सोलेनॉइड इस तरीके से था, इसको मैंने कट कर दिया। तो मैंने आपको बताया कि ऊपर से अगर इसको कट करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी कुछ फिगर हो जाएगी। रेडी। यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से अंदर जा रहा था वायर। कंप्लीट इस तरीके से होगी। अब बीच में यहाँ पर अगर आप जाओगे तो बीच में क्या होगा, रेडी। तो इस पॉइंट पर समझ लो कि इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी नहीं है। अगर आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आपको एक स्मॉल पोर्शन कट करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा, स्मॉल पोर्शन कट करना पड़ेगा। स्मॉल पोर्शन समझ लो कि मैंने ये स्मॉल पोर्शन कट कर दिया। रेडी। तो स्मॉल पोर्शन कट करोगे तो आपको तो पता है कि इस सोलेनॉइड के ऊपर कितनी नंबर्स ऑफ वायर्स एक दूसरे पर अच्छी तरीके से बिछाए हुए हैं वो हमें मालूम नहीं है। पर मैंने जो अगर ये स्मॉल पोर्शन कट किया तो इसके अंदर 2 से या 3 राउंड शेप में जो भी वायर एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे वो आ गए। मैं क्या बोल रहा हूँ समझने, यहाँ पर तो n नंबर्स ऑफ क्या है, कई सारे टर्न्स है। अगर मैंने इतना पोर्शन लिया है तो इसके अंदर तो 2-3 ऐसे राउंड शेप आ जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी ना कंप्लीट है कि एक ही आएगा। यह पोर्शन मैंने लिया तो इसके अंदर तो 2 या 3 टर्न्स आ जाएंगे, पॉसिबिलिटी है ऐसी। रेडी। तो इसकी लेंथ को मैंने बोल दिया dx, इसकी लेंथ को मैंने बोल दिया dx। तो आपको तो पहले ही पता है, रिंग पर याद किया है हमने, लास्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि इसी रिंग पर इन द सेंटर से किसी x डिस्टेंस पर हमने याद करो इसका रेडियस r जो मैंने ले लिया है। तो सेम हियर इसका रेडियस भी मैं ले लेता हूँ r। रेडी। इसका रेडियस मैंने क्या ले लिया, r, इसको बोल दिया स्मॉल dx। डन। अब मैंने क्या बोला था, स्मॉल रिंग पर किसी एक पॉइंट पर करंट कितना फ्लो हो रहा था, I, वो हमने समझाया था, याद है। तो यहाँ पर इसकी फॉर्मूला कौन सी थी, तो इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड थी μ0I_r² अपॉन 2r² प्लस x² 3/2। ये हमारे पास फॉर्मूला थी यार, ये बात समझ में, ये हमारे पास फॉर्मूला थी।
थी ना हमारे पास फॉर्मूला, याद करो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने आपको किसी रिंग पर करंट फ्लो हो रहा तो उस करंट के किसी पॉइंट के कारण मिलने वाली नेट मैग्नेटिक फील्ड ये थी। तो यहाँ पर ये सोलेनोइड के कारण इस पोर्शन को मैंने लिया, तो इस पोर्शन के कारण यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर क्या करनी है, इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। तो इस पॉइंट के कारण हमें तो पूरे प्लेट का लेना है, हमें तो पूरे प्लेट, तो यानी यहाँ जो एंगल बनता है उसे थीटा, यहाँ के कारण जो एंगल बनता है वो थीटा, याद रखना अच्छी तरीके से। पर हमें तो यहाँ पूरे सोलेनोइड का लेना है, यानी पहले से लेकर आखिरी तक सभी का लेना है। तो पहले से लेकर आखिरी तक लूँगा तो यहाँ से पहला यानी कि इस पॉइंट और आखिरी यानी कि यहाँ पर पॉइंट, इस तरीके से आ जाएगा। पहला यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा था वो था थीटा, डन। पर यहाँ जो ये एंगल बन रहा है, क्योंकि ये थीटा 2, ये हो गया थीटा 2, और ये जो एंगल बन रहा है वो है थीटा 1, वो एंगल बन रहा है वो थीटा 1। क्यों थीटा 2? क्योंकि यह को मैंने क्या एज्यूम कर लिया था, थीटा। रेडी? तो ये जो एंगल बनेगा ये है थीटा 1 और ये है थीटा 2। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? रेडी? आ रही बात समझ में? ये जो रिंग है इसको मैं बोलूँगा एलिमेंटल रिंग। रेडी? इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था, रेडी, इसके अंदर जो करंट फ्लो रहा है तो हमने अब आई बोल दिया। तो इसके अंदर जो भी करंट फ्लो रहा है इसे हम बोलेंगे आई डैश। इफेक्टिव करंट इसे बोलेंगे इफेक्टिव करंट। रेडी? पहले क्या था, सोलेनोइड ड्रॉ कर लिया तो फिगर कुछ इस तरह से होगी, देखो। रेडी? यहाँ पर पॉइंट P था, तो पहले जो भी है तो यहाँ पर देखो इस तरीके से प्लेट थी। रेडी? इस तरीके से कोई प्लेट थी, देन इस पॉइंट पर इसे बनाया होता, इसे बोला मैंने थीटा 2, क्योंकि यहाँ से, डन, और इसे बोला मैंने थीटा 1। क्यों इसे थीटा 1 बोला और इसे थीटा 2? क्योंकि यहाँ से यहाँ पर जो एंगल बनता है इसे थीटा 2, इसे थीटा 2 और इसे थीटा 1। रेडी? और इस तरीके से कुछ दिया गया होता है, यहाँ से बन रहा था ये थीटा, डन। तो ये थीटा 2 से थीटा 1 तक लो, यानी 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हो जाएगा यानी कि पूरा कवर हो जा रहा है, सोलेनोइड पूरा कवर हो जा रहा है। नीचे को कवर करना जरूरी नहीं है, ऊपर कवर हो जाता है यानी कि पूरा सोलेनोइड कवर हो जाएगा। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से? पहले तो रेडी, ये कुछ सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखनी ज़रूरी है। रेडी? तो इस तरीके से आएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग यानी ये। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड dB μ0, इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा, I डैश जितना। रेडी? इसके अंदर कितना करंट होगा, I डैश जितना, I डैश R², क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट के लिए लिया था ना हमने, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए ये करंट हो रहा है। ऐसे तो कई सारे, कहाँ से शुरू करना है, थीटा 2 से थीटा 1 तक, डन। तो 2R² X² 3/2, ये क्या था स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस रिंग के कारण स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। हमें तो यहाँ से पूरी ढूंढनी है, डन। तो यानी एक समझ लेना है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक टर्न्स के लिए n टर्न्स, एक लेंथ, 1 लेंथ के लिए n टर्न्स है, 1th लेंथ के लिए n टर्न्स है। तो dx लेंथ के लिए ये जो 1 टर्न्स होता तो n टर्न्स ऑफ वायर्स है, तो यहाँ इसकी लेंथ क्या है, dx लेंथ के लिए कितने वायर, नंबर ऑफ टर्न, तो n, ये दोनों का मल्टीप्लाई n dx टर्न्स हो जाएंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ कि एक टर्न के लिए अगर
एन एक लेंथ के लिए n टर्न्स ऑफ नंबर ऑफ वायर्स है, तो dx लेंथ के लिए n dx टर्न ऑफ, रेडी, आई बात समझ में? तो कितना होगा, सेम इज इट करंट इन 1 टर्न, 1 टर्न करंट के लिए आई, डन। 1 टर्न के लिए कितना करंट, आई, डन। तो करंट इन कितने टर्न्स थे, एन डी एक्स, करंट इन एन डी एक्स टर्न के लिए कितना भी आएगा, तो वो आंसर आएगा एन डी एक्स आई। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? जो पहले बता देता हूँ, 1 टर्न के लिए, एक लेंथ के लिए एन टर्न्स वायर जो बिछा गया हुआ था, तो वो डी एक्स लेंथ के लिए कितना आता है, एन डी एक्स जितना टर्न्स आ रहे हैं। तो ऐसे लिए एक करंट, एक जो पूरे वायर्स पर करंट है उसके लिए आई करंट फ्लो हो रहा था, यानी इस एक रिंग पर आई करंट फ्लो हो रहा था, डन। आ रही है बात समझ में? एक रिंग पर कितना करंट फ्लो हो रहा था, आई जितना, और तो कितनी रिंग्स थी ऐसी, एन डी एक्स जितनी लेंथ थी, तो करंट इन एन डी एक्स में कितना करंट होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, एन डी एक्स मल्टीप्लाई आई, डन। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी, क्लियर हो रहा है आपका, पूरी पॉइंट क्लियर हो रही है किस तरीके से आपने समझा? रेडी, तो आई डैश की जगह अब क्या आएगा, एन डी एक्स आई आएगा, आई डैश की जगह एन डी एक्स आई आ रहेगा। कैसे आ रहा है आपको अच्छी तरीके से मालूम है? रेडी स्टूडेंट, तो आई डैश की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एन डी एक्स आई। तो यानी कि अब यहाँ पर इसके अंदर एक रिंग के लिए जो हमने लिया था, इसके कारण इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई डैश की जगह क्या यह सब्स्टिट्यूट करना है, एन डी एक्स आई, डन। और आर स्क्वायर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हमने, क्या यहाँ आई डैश की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया, रेडी। और 2/r² प्लस x² 3/2 एज इट इज़, डन। आई बात समझ में? पर हमें इस पोर्शन के लिए लिया था, सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहे थे, हमें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर करोगे यानी कि पूरा सोलेनॉइड कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी का क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन, कहाँ से, यानी कि θ2 से लेकर θ1 तक, θ2 से θ1 तक, डन। तो इसका इंटीग्रेशन म्यू ज़ीरो एन डी एक्स आई आर स्क्वायर, डन, अपॉन 2r² x² 3/2, डन। तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर तो हमें x दिया गया हुआ है, तो वो अच्छी तरीके से ढूंढना है, पहले तो हमें ध्यान रखना। देखो स्टूडेंट, हमें यहाँ θ2 से θ1, हमें यहाँ थीटा के फॉर्म में दिया गया हुआ है, पर हमें यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना था, x, इसने इतना डिस्टेंस कितना लिया था, x, इसकी लेंथ क्या है, ये r, ये x, यानी ये भी r हो गया। हमें थीटा के फॉर्म में दिया गया, पर हमें किसके फॉर्म में लेना, x के फॉर्म में, रेडी। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थीटा के फॉर्म में से x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे ले लेंगे, यहाँ पर कितना डिस्टेंस था x, यहाँ पर कितना डिस्टेंस था r, तो हियर वी टेक अ tan थीटा ना, मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, tan थीटा यानी यहाँ से tan थीटा लूँ तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है r, तो tan थीटा इज इक्वल टू r/x लिख सकता हूँ, रेडी। और tan थीटा को मैं tan को उल्टा ले लूँ तो कोट हो सकता है, तो tan थीटा की फॉर्मूला 1/cot थीटा होता है, तो r/x लिख सकता हूँ। यहाँ x एज इट इज, x इज इक्वल टू r/cot थीटा लिख सकता हूँ ना, tan थीटा इज इक्वल टू r/cot थीटा आएगा। देखना ये मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, r/cot थीटा आएगा। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा, cot थीटा की फॉर्मूला माइनस cosec² थीटा, रेडी। यहाँ मुझे कैसे dx को वेरिएबल बनाना था, क्योंकि मुझे dx चाहिए था ना हमारे पास, dx, तो dx की लेंथ यानी कि -r
कोसेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये डी थीटा यहाँ आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, यानी डी एक्स हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर माइनस आर कोसेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर मुझे डी एक्स की जगह सब सिर्फ क्या करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है, थीटा 2 या थीटा 1। तो यहाँ पर म्यू 0 एन डी एक्स की जगह क्या आएगा माइनस आर कोसेक्स स्क्वायर थीटा। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से, डी थीटा डन। और आई आर स्क्वायर एज इट इज़, और अपॉन में क्या था देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर हमने क्या किया था, x इज इक्वल टू आर कोट थीटा था, तो x के 2 एज इट इज आर स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा आर स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा आएगा 3/2 डन। इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन थीटा 2 से थीटा 1 म्यू 0 n माइनस आर आ रहा है आपको माइनस आर कोसेक्स स्क्वायर थीटा माइनस आर, माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ पहले बाहर, माइनस की साइन यहाँ थी मैंने बाहर ले लिया, आर इंटू आर यानी आर क्यूब। रेडी, कोसेक स्क्वायर थीटा आई डी थीटा डन अपॉन 2, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों में से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर निकलेगा, तो आर स्क्वायर प्लस 2 3/2 ऐसे निकलेगा ना कॉमन। रेडी, क्योंकि ये 3/2 अगर आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 3/2 पर ही इस पर लग जाएगा, तो यानी बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 3/2 ऐसे आएगा। आ रहा है बात समझ में अच्छी तरीके से, सिंप्लीफिकेशन कैसे कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना अगर नहीं समझ में आए तो। रेडी, और यहाँ की इसकी सिंप्लीफिकेशन बोल रहा हूँ मैं, देखो अब क्या है यहाँ पर माइनस की साइन कॉमन थीटा 2 थीटा 1 ये म्यू 0 आर क्यूब, यहाँ पर देखो ये 2 2 कट हो जा रहा है। रेडी, तो ओनली फॉर क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा आर क्यूब बचेगा, तो म्यू 0 n आर क्यूब ऊपर लिख रहा हूँ कोसेक्स स्क्वायर थीटा आई डी थीटा अपॉन 2 आर क्यूब 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि कोसेक्स स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला है कोटेक्स स्क्वायर थीटा। रेडी, तो यहाँ पर थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस बार एज इट इज़ म्यू 0 n ये आर क्यूब कट, तो कोसेक्स स्क्वायर थीटा इंटू आई डी थीटा। रेडी, आ रही बात समझ में। 2 कोसेक्स स्क्वायर थीटा 3/2 यानी 2 2 यहाँ पर कट होगा, यानी कोसेक्स क्यूब थीटा यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। रेडी, यानी यहाँ का क्यूब है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो यानी क्यूब और स्क्वायर को ये पूरा कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचेगा माइनस थीटा 1 थीटा 2 म्यू 0 n कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कोसेक बचता है अभी, कोसेक क्यूब कितना था क्यूब कट कर था ओपन में कोसेक 1 अपॉन कोसेक यानी साइन थीटा। रेडी, 1 अपॉन कोसेक यानी साइन थीटा डी थीटा आई अपॉन 2 डन। इसमें से कॉमन निकलने वाली चीज़ क्या है, थीटा 2 थीटा 1 कंप्लीट। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, अब क्या करना है, ये तो इंटीग्रेशन तो सभी का हो गया है, तो मुझे क्या लगना है सिर्फ इस पर, सॉरी इंटीग्रेशन बाकी है नहीं, तो अब इसमें से कॉमन निकाल लेना है। कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से कांस्टेंट टर्म म्यू 0 कांस्टेंट, n कांस्टेंट, i कांस्टेंट और 2 कांस्टेंट, तो सभी निकल गया। तो यहाँ क्या बचेगा ओनली फॉर साइन थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन करो थीटा 2 से थीटा 1 तक, तो इसका इंटीग्रेशन थीटा 2 से थीटा 1 तक। आ रही बात समझ में, इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या मिलेगा म्यू 0 n i बाई 2, यहाँ से कोस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का होगा माइनस कोस थीटा हो गया थीटा 2 से थीटा 1 डन। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, तो म्यू 0 n i बाई 2। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सब्सटीट्यूट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस थीटा 1 आ रही बात, अपर लिमिट माइनस कोस थीटा 1 माइनस लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट अब सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कोस थीटा
2। तो ये अब क्या करना है, म्यू 0 एन आई, पहले से बाहर तो माइनस था ही, रेडी, म्यू 0 एन आई अपॉन, पहले से बाहर माइनस था, अब बाहर को अगर माइनस को यहाँ से कोई कॉमन लेना है तो ये माइनस और ये माइनस दोनों, यहाँ से अगर यहाँ पहले से ही माइनस था, अब मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया तो यहाँ कैसा हो जाएगा, प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो इट इज़ अवर नेट मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ अवर नेट मैग्नेटिक फील्ड। आ रही बात से कॉन्सेप्ट समझ में, ये जो भी कॉन्सेप्ट था, रेडी, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है तो इसको याद रख लेना, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो बोल देना, रेडी। आ रही बात समझ में, कंप्लीट। चलो यहाँ पर जो भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है वो टेक्स्ट बुक में आई थिंक नहीं दिया गया होगा, पर ये सोलेनोइड के कारण अंदर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के लिए पूरा जो मैंने आपको समझाया है, पूरा अंदर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के लिए था, रेडी, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर ढूंढने के लिए था। फिर भी इसमें किसी को नहीं समझ में आया और कुछ क्वेरी हो, कुछ दिक्कत हो तो बोल देना, ओके। पर जो हमारे टेक्स्ट बुक में है वो मैं अभी आपको इसके बाद एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको उसमें ध्यान अच्छी तरीके से देना है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। समझ लो कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक, आपको इसी सोल्व करना है, रेडी। समझ लो कि यहाँ पर एक सोलेनोइड है, इसके बीच में यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया हुआ है, तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है। तो आपको यहाँ पर एंगल जो दिया गया था वो था 60 डिग्री, और वहाँ पर जो दिया गया हुआ था वो था 30 डिग्री, डन। और यहाँ पर था कुछ थीटा, इस तरीके से दिया गया हुआ था, आपको ढूंढना था। तो थीटा 2 क्या है हमारा, 60 डिग्री, थीटा क्या है हमारा, थीटा क्या रहेगा हमारा, ये यहाँ पर दिया गया होता, पर हमें तो यही कैलकुलेट करना है, यानी 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, तो 180 माइनस 30 यानी 150, यानी थीटा 1 है वह 150 हो गया, यानी थीटा 1 है वो हमारा 150 हो गया, थीटा 2 है हमारा 60 हो गया, रेडी। तो सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला यूज़ करनी है, बी म्यू 0 एन आई बाई 2 कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, इसमें सब्स्टिट्यूट करो और यू गेट द आंसर, रेडी। आई बात समझ में अच्छी तरीके से कि नहीं आ रही बात समझ में, तो थीटा 1 की जगह हमें 60 और थीटा 2 की जगह 150, इट इज़ अवर आंसर, रेडी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपको करना है तो, रेडी। चलो, और सिंप्लीफिकेशन, सिंपल मैं आपको समझाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आउट ऑफ द सोलेनोइड, इसकी वैल्यू कैसी होती है 0। अब मैं जो आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो हमारे टेक्स्ट बुक पर रिलेटेड है, यानी कि एनसीईआरटी में दिया गया हुआ है। कुछ क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम उस पर भी सॉल्व करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको होमवर्क में लिखना है। मैं इसके साथ आपकी PDF भी शेयर करूँगा, यानी आपको समझ में आ जाएगा, रेडी। चलो, मैग्नेटिक फील्ड inside magnetic field and inside solenoid किस पर, इन्फिनिटी लॉन्ग सोलेनोइड पर, किस पर, इन्फिनिटी लॉन्ग सोलेनोइड पर, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एंड इनसाइड द सोलेनोइड, इन्फिनिटी लॉग एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया कि एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से आप जाओ और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करना है मैग्नेट के अंदर, यानी कि सोलेनोइड के अंदर, रेडी। तो इसकी कुछ एसेप्शन रहेगी, वो आपको क्वेश्चन में लिखनी है। एजम्पशन, एजम्पशन क्या है, स्पेलिंग अच्छी तरीके से लिख लेना, एजम्पशन, रेडी। एजम्पशन क्या है, तो फर्स्ट एजम्पशन ये है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनोइड इज 0, तो कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड
इज ज़ीरो, यानी मैंने आपको बोला था मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ सोलेनोइड कैसी हो जाएगी, ज़ीरो। सेकेंड अजम्पशन है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन inside solenoid straight and parallel to axis of a solenoid and uniform in nature, मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ सोलेनोइड स्ट्रेट एंड पैरेलल। मैंने पहले भी बोला था कि सोलेनोइड के अंदर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होती है और सेकेंड एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है। टू एक्सिस ऑफ सोलेनोइड यूनिफॉर्म इन नेचर, और एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है, यूनिफॉर्म। और थर्ड हमारा एजम्पशन ये रहेगा, एल इज़ वेरी वेरी लार्ज देन द रेडियस, लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू आर, ये याद रखना। और थर्ड हमारी फोर्थ एजम्पशन है वो है, एन इज नंबर ऑफ टर्न इज़ वेरी वेरी हाई, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर्स है वो वेरी वेरी हाई है। क्या है, वेरी वेरी हाई, आइडियल टू 10। रेडी, ये अच्छी तरीके से याद रखना। ये 4 एजम्पशंस है, ये 4 एजम्पशन आपको क्वेश्चन में भी लिखनी है। और एज्यूम दैट करके, लेट एज्यूम दैट एन मैग्नेटिक फील्ड outside of the solenoid will be zero. Second assumption, magnetic field line inside the solenoid are straight line and parallel to axis of a solenoid is uniformly in the nature. और थर्ड हमारा assumption है, is length of the solenoid is very very greater than radius of the solenoid. Radius of the solenoid के हिसाब से length of solenoid कई सारी बड़ी है। Then our next turn n is very very higher, यानी नंबर्स ऑफ वायर्स की जो टर्न है जो सोलेनोइड पर बिछाया हुआ है वो कहीं से हायर है। रेडी, तो हमारे पास कुछ ऐसी, मैं आपको फिगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस फिगर पर हम बाद में समझेंगे। समझ लो कि ये कोई सोलेनोइड है, रेडी, ये एक दूसरे के साथ कहीं नज़दीक नज़दीक रखा हुआ है मैंने, रेडी, और कई सारे n नंबर्स ऑफ टर्न यहाँ पर बिछाए गए हुए हैं। तो हमें पूछा गया था कि एक लूप बनाई गई हुई है, तो इस पॉइंट पर हमें एम्पियर्स, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको तो मत है कि अगर हम एम्पियर्स लॉ के हिसाब से जाएंगे तो एम्पियर्स लॉ के हिसाब से एक एम्पियर्स लूप कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर बना दी एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप है, इसके नाम दे दो ABCD, मैंने एम्पियर्स लूप बना दी। रेडी, क्योंकि हम एम्पियर्स लॉ के हिसाब से अगर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने जाएंगे, बरोबर, तो क्या होगा, हमें एक लूप बनानी पड़ेगी। देखो हमने एक लूप बना ली ABCD। देन अब क्या करना पड़ेगा, याद रखना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होएगी, इन द एक्सिस ऑफ, तो हमारे हिसाब से तो क्या आएगा, B इंटू DL μ0 I इनसाइड, ये हमारी फॉर्मूला थी। रेडी, एम्पियर्स सर्किटल लॉ के हिसाब से ये हमारे पास, बरोबर। अब क्या करना है, याद रखना, अब हमें ABCD लूप है यहाँ पर, तो हमारी लूप का नाम क्या है, ABCD, यानी इसे बोलेंगे हम एम्पियर्स लूप। इसे कैसी लूप बोलेंगे हम लोग, एम्पियर्स लूप। कैसी लूप बोलेंगे स्टूडेंट, एम्पियर्स लूप। अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ढूंढना है आपको। इस पर एम्पियर्स लूप यानी करंट आपको यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सभी के हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी। सभी का हमें डिस्कशन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ तो इसे भी बोलेंगे हम लोग, इसे भी बोलेंगे, इसे भी बोलेंगे और इसे भी बोलेंगे, तो सभी पर मैग्नेटिक फील्ड काउंट करनी होगी। तो यानी इसकी लेंथ कैसी आएगी वो आपको बता देता हूँ मैं। रेडी, तो 1 पर n टर्न्स होंगे,
वन लेंथ पर n कितने टर्न्स होंगे, n टर्न्स। तो l लेंथ पर n इंटू एल टर्न्स होंगे या नहीं होंगे, नहीं समझ में आया। एक लेंथ पर n टर्न्स है, एक लेंथ पर n टर्न्स वायर घुमाया हुआ है, तो l लेंथ पर nl जितना वायर्स होगा। रेडी। तो वन टर्न्स पर I जितना करंट है, तो nl लेंथ पर कितना करंट होगा, तो इसका आंसर आएगा कितना करंट होगा टोटल, NIL जितना करंट होगा। कितना करंट होगा, NIL जितना करंट होगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? रेडी। आ रही है कि बात नहीं आ रही समझ में? एक लेंथ पर n टर्न्स है, तो l लेंथ पर nl टर्न्स हो गए, तो एक टर्न्स पर एक करंट है, तो nl टर्न पर कितने करंट होगा, तो NIL। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से? यहाँ पर स्मॉल n यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I यानी कि इन वन टर्न, इन वन रिंग। रेडी। तो अब इसकी एक फॉर्मूला ऐसे होगी, B इंटू डी एल इजिकल टू म्यू ज़ीरो I इन साइड। ये फॉर्मूला रहेगी, ये पहले तो फॉर्मूला रहेगी अच्छी तरीके से। रेडी। चलो यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड, पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ समझ लो कि इस यहाँ पर भी ये भी इसकी भी लेनी पड़ेगी, इसकी भी लेनी पड़ेगी, इसकी भी लेनी पड़ेगी और इसकी भी लेनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी। चलो लेते हैं सभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, तो B इंटू डी एल। तो पहले इसकी बात कर रहे हैं, किसके लिए, AB के लिए, AB। तो मैंने आपको बोला था कि ये डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ रही है ना, ये सोलेनोइड से बाहर है। अगर सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कैसी हो जाएगी, ज़ीरो। वो हमारी एजम्पशन थी, याद है? तो अब AB लेंथ ले ली हमने, अब कौन सी लेंथ लेनी है हमें, BC लेंथ। तो BC लेंथ लेनी है, याद करना, ये BC लेंथ, ये BC लेंथ के लिए B इंटू डी एल। अब BC लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, BC के लिए ये B तो क्या है, बाहर है, आउटसाइड है। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड B का कैसा होगा, ज़ीरो। अगर B का ज़ीरो होगा और इसका भी ज़ीरो ही होगा, क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी लेंथ कैसी, इस तरफ है। रेडी। पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ना, देख सकते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और लेंथ इस तरफ, एक दूसरे के साथ कैसे है, ऐसा परपेंडिकुलर है। L परपेंडिकुलर, B परपेंडिकुलर टू L। अगर B परपेंडिकुलर L है तो 90 डिग्री बनेगा, और cos 90 यानी ज़ीरो। cos 90 यानी क्या बन जाता है, ज़ीरो, यानी इसका भी कैसा हो जाएगा, ज़ीरो। आ रही बात समझ में? अब किसका लेनी है, CD की, और B इंटू डी एल। अब किसकी लेनी है, CD की। CD की कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं बाद में देख लूँगा। रेडी। अब एक और ये है AD। तो AD में भी कैसा हो सकता है, AD। अब किसकी लेंथ बची है हमें, AD। तो AD B इंटू डी एल। तो फॉर्मूला क्या थी, म्यू ज़ीरो I इनसाइड। रेडी। AD यानी कि ये AD के हिसाब से ये, अगर AD के हिसाब से आप ये जाओगे तो क्या होगा, AD यहाँ पर भी ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी वो आपको पता है। रेडी। यानी यहाँ पर इसकी ज़ीरो, ये परपेंडिकुलर है इसलिए ज़ीरो, ये इसकी CD है, यानी इसकी तो हमें डिस्कशन करनी है, ये कैसे हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। एंड आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो कि ओनली फॉर B इंटू डी एल, ये ओनली फॉर CD। डन। यानी कि म्यू ज़ीरो I इनसाइड। आई बात समझ में? इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेडी। आ रही है ना बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी। B इंटू डी एल। अब देखो B इंटू डी एल था, तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, B इंटू डी एल था, तो आपको कहाँ से ढूंढना है, कोस कितना आएगा, जो देखो
मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सी डी, तो दोनों की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और लेंथ भी इसी डायरेक्शन में, नहीं यानी एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या था B इंटू डी एल था ना, इस तरह से म्यू 0 I इनसाइड। अब ये कैसा था वेक्टर फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में से कन्वर्ट करना है तो B इंटू डी एल कोस 180 इज इक्वल टू म्यू I इनसाइड। डन, कंप्लीट। आ रही बात समझ में, कोस 80 यानी -1, तो इसका बीट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B एज इट इज़। अब डी एल कोस 80 यानी -1 यानी माइनस कॉमन ले लिया, म्यू 0 I रेडी इनसाइड। डन, समझ में आ रही। डी एल ये स्मॉल लेंथ, ये डी एल डी एल डी एल, ये स्मॉल 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 डी एल स्मॉल डी एल स्मॉल स्मॉल डी एल कट कर कर करके पूरी कितनी हो जाएगी एल। कितनी हो जाएगी, ये स्मॉल डी एल कट कर करके पूरी लेंथ हो जाएगी एल। रेडी, माइनस बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू 0 I इनसाइड। आ रही बात समझ में, इंटीग्रेशन डी एल का क्या हुआ एल। आ रही बात समझ में, तो माइनस बी एल एज इट इज़। आई करंट आई की जगह मैंने क्या लिखा था, एन आई एल लिखा था। आई की जगह कितना लिखा था, एन आई एल लिखा था। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में। आई की जगह क्या आएगा, एन आई एल, तो म्यू 0 एज इट इज़। आई की जगह एन आई एल, दोनों की तरफ एन एल कट, तो माइनस बी इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई। अगर इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यानी म्यू 0 एन आई। इट इज़ अवर आंसर। इट इज़ अवर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अगर फिर भी इसमें किसी को आपको दिक्कत है, डाउट है, कुछ क्वेरी है या कुछ नहीं समझ में, ऐसा कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, चलो रेडी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, कुछ क्वेरी नहीं है ना, रेडी। चलो कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक पूरा। इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल सकते हो। ओके, तो ये आपको मैं भेजूँगा, तो अच्छी तरीके से देख लेना।